देश दुनिया में प्रसिद्ध सहारनपुर की कास्ट कल्याणी की वुडन हैंडीक्राफ्ट आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये संभव हो पाया यहाँ के एक्सपोर्ट यानी कि जो लकड़ी का सामान यहाँ से बनता है उसके विदेशी निर्यात से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सहारनपुर के जाने माने पहचाने नाम साबिर अली खां जी, जो एक्सपोर्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे सिटी वेब चैनल पर। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा, सहारनपुर में जो वुडन हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट होता है सबसे मुख्य उत्पाद कौन सा है? देखिए, मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों को सहारनपुर वुड कार्विंग इंडस्ट्री की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ और आप इसको प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। देखिए, सहारनपुर का जो ये वुड कार्विंग इंडस्ट्री है, इसमें सबसे पहले जो इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है वो मैंगो वुड में हो रहा है, क्योंकि मैंगो वुड एक ऐसी वुड है जो सबसे सस्ती, दुनिया में इससे सस्ती कभी कोई और लकड़ी नहीं है। जबकि सहारनपुर की मेन बेस वुड होता था शीशम वुड, लेकिन वो बहुत महंगी हो गई और वो अब ऐसी कैटेगरी में आ गई कि उसको मोस्टली वर्ल्ड के बहुत से मुल्कों ने इसको बैन कर दिया कि शीशम, क्योंकि अब ये छुप ख़त्म होती हुई जा रही है, तो इसलिए उस पर बैन लगा दिया। मतलब अगर बात करें जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से होता है तो मेन जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है? देखिए, मेन प्रोडक्ट इसमें ये है कि जो गिफ्ट आइटम्स हैं मोस्टली वही मेन प्रोडक्ट हैं। और गिफ्ट बहुत तरह के होते हैं। गिफ्ट घर को सजाने के भी काम आएंगे। गिफ्ट जो है आपको एक दूसरे को गिफ्ट देना है, शादी ब्याह पर देना है, बर्थडे पर देना है, वो भी गिफ्ट कहलाएंगे। और आपके साथ सज्जा अपने घर को सजाना है, वो भी गिफ्ट कहलाएंगे। तो हम लोग तो उनको अपनी लैंग्वेज में गिफ्ट आइटम एंड यूजेबल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब आपकी कंपनी से यहाँ से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो क्या मुख्य प्रोडक्ट है? मेरे यहाँ से जो इस वक्त जा रहा है मैंगो वुड में है। और मेरे यहाँ से तो इस वक्त जो पॉपुलर इस वक्त आइटम जा रही हैं वो जा रही हैं टू जस्ट फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर, एंड बाय दैट प्रोडक्ट दे टेल व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर सेलिंग। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग मतलब वाइन रैक रिटन बाय वाइन, फूड, होम, लव, दिस टाइप आइटम। आई विल शो यू मतलब दोज आइटम इफ यू लाइक। डेफिनेटली वी विल शो। अगर हम बात करें सहारनपुर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो सरकारी योजना उनके हित में बनते हैं, उनको कितना लाभ पहुंचता है? नहीं, सरकारी योजनाएं देखिए पेपर पे तो बहुत अच्छी बनती हैं मतलब, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जाता है तो वो प्रैक्टिकल में मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों फेल हो जाती हूँ। मैं भी इस पर बहुत गहराई से विचार करता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर ये सब जो भी कुछ होता है, जब पेपर्स में बनता है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, वो आखिर उससे इंडस्ट्री को बेनिफिट क्यों नहीं पहुँचता। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर पहुँचा हूँ और मेरी जो सोच है वो ये है कि कोई भी अगर किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहे तो उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के जो भी समझदार और सही जानकारी जानने वाले हों इंडस्ट्री के बारे में, वो हमेशा उस कमेटी में ऐड करे गवर्नमेंट, अगर वाकई वो चाहती है ईमानदारी से इंडस्ट्री को बेनिफिट करना। तो वो शख्स बताएगा इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है और इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये हमारी गवर्नमेंट्स में कमी होती है। वहाँ जो बैठे हैं वो IAS हैं, ठीक है IAS है, दैट इज़ अनदर फील्ड। भाई वो सेक्रेटरी हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, वो एक अलग फील्ड है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी वहाँ काम कर रहा है वो जानता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तकलीफ़ किसको है, उसका रिमूवल कैसे होगा। तो वो कमेटी में वहाँ होने चाहिए 1 या 2 पर्सन, तब ये बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है इंडस्ट्री को। हैंडीक्राफ्ट के जो एक्सपोर्टर्स हैं और निर्माता हमारे यहाँ पर हैं, तो मुख्य रूप से उनकी क्या समस्या है और क्या समाधान हो पाता है? जी देखिए, मतलब इस वक्त जो सहारनपुर में एक्सपोर्टर हैं वो करीब 100 और 125 के करीब हैं, मतलब मैक्सिमम। उनमें वो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मिडिल में, सब तरह के हैं मतलब वो। तो अब उनकी परेशानियां सबकी अलग अलग होती हैं। मतलब अभी एक परेशानी तो अब कुछ दूर होने जा रही है कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने कोशिश करी थी, और ये इस पिछली गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट ये जा रही है तो इसमें यहाँ एक क्लस्टर का बनना शुरू हो गया उसके सहयोग से, और वो क्लस्टर बनेगा, बहरहाल 2-4 साल अभी उसमें लग जाएंगे बनने में। तो उससे कुछ बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को होगा, उसमें ख़ास मैन्युफैक्चरर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मेरी सोच हमेशा ये रही है कि इंडस्ट्री में अगर बड़ा तो बड़ा हो ही जाता है और वो बड़ा होता चला जाएगा। अगर हमें इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें छोटों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अगर छोटों को हम लोग उभारेंगे तभी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी।
नहीं तो बड़े तो बस जितने हैं वो उतने रहते चले जाएंगे, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। और नंबर तब बढ़ेगा कि जब छोटे जो हमारे साथी हैं उनको हम लोग उभारें, वो फैसिलिटी उन्हें दें कि वो भी कल बड़े बने, फिर जो आगे आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है उसको बढ़ाएं। तो इस तरीके से एक बढ़ावा होता चला जाएगा और इंडस्ट्री का काफ़ी जो एनलार्जमेंट होगा मतलब। तो जो वुडन क्लस्टर की हम बात करें, अगर वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जब रन करेगा तो कुछ फ़ायदा होगा छोटे या बड़े? हाँ नहीं, उसमें बड़े एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा और बड़े ही उसको बना सकते हैं, क्योंकि भाई हर एक का करोड़ रुपए तो होते नहीं, 2 करोड़ 3 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, ज़मीन ख़रीदनी है उसको, 5-10 बीघे ज़मीन ख़रीदेगा, उसके बाद उसमें बिल्डिंग बनाएगा, तो वो गवर्नमेंट तो नहीं देगी, अपना सेल्फ यूज़ है वो, तो अब सब पर तो इतने पैसे नहीं होते, तो वो सिर्फ छोटों बड़ों को वो तो बेनिफिट होगा। छोटों को ये तो हो सकता है कि हम लोग उनके सप्लायर बन जाएं, तो बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग द गुड्स मतलब टू या सप्लाई द गुड टू मुरादाबाद या दिल्ली बॉम्बे या ऑन अदर सिटी, मतलब वी कैन स्टार्ट टू सप्लाई द लोकल पर्सन्स, तो मे बी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी कुछ ना कुछ, उस प्रोडक्शन बढ़ेगी मतलब। तो जो नए निर्यातक होंगे या एक्सपोर्टर्स की हम बात करें तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी आगे इसमें बढ़ने की? हाँ, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर इसको हम लोग सही तरीके से लेकर चलें, सही तरीक़ा अभी अडॉप्ट ही नहीं हुआ है। मतलब मैंने बहुत दफ़ा कहा कि जैसे अब मेरे यहाँ म्यूनिसिपल बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हैं, नगर पालिका की, यहाँ थाना मंडी के पीछे 70-80 बीघे ज़मीन पड़ी है, मैंने उसके लिए लिखा, मैंने उन्हें कहा कि भाई आप इसको जो इंडस्ट्री को अलॉट कर दो। क्या कर दो, इसमें एक वुड पार्क बनाओ। वुड पार्क से मतलब ये है कि हम वहाँ एक ऐसा वहाँ बना दें हॉल वगैरह बनाने के बाद में, और उसमें अपनी वुडन स्पीसीज़ रखें, मतलब कितनी तरह की लकड़ी होती है, उसका एक रिसर्च सेंटर हो जाए वहाँ। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है इंडस्ट्री को, क्योंकि हमें तलाश उन चीज़ों की रहती है हमेशा, बीइंग ए कम्पिटिटिव मतलब इन द होल मार्केट। तो एक्सपोर्ट तभी तो बढ़ेगा कि अगर मैं दूसरे से सस्ता और अच्छा माल बेचूँगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। उन सब सस्ता सबसे ज़्यादा कब होगा, जब हम वुड कार्विंग की जो हमारा मेन मटेरियल है वुड, उसको हम लोग तलाश करें कि हमें सस्ते से सस्ता कौन सा मिलेगा, और वो तभी हो सकता है कि जब हमारे यहाँ अपना रिसर्च सेंटर हो। तो रिसर्च सेंटर की डिमांड करते हैं? हाँ, मैं रिसर्च सेंटर की डिमांड करता हूँ कि सहारनपुर वुड कार्विंग इंडस्ट्री को यहीं बनना चाहिए, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से ये है कि सरकार कारीगरों की तरफ देखे, कारीगर का उत्थान कैसे हो सकता है, कारीगर को क्या फैसिलिटी दे सकती है। कहने से काम नहीं चलेगा, देने से काम चलेगा। कारीगर देखिए क्यों है, आज मेरे शहर का कारीगर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गया, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाओ, सहारनपुर का कारीगर आपको काम करता हुआ मिल जाएगा वहाँ। क्यों? वो इसलिए बिखरा है कि उसको यहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। अगर चाहे गवर्नमेंट ऑफ यूपी ये चाहे कि उसकी अपनी दस्तकारी है, ये वो दस्तकारी यहीं रहे और इसका यहीं पर बड़ी जवान होनी चाहिए ये, मतलब यहाँ, तो उसके लिए यहाँ के कारीगरों पर ध्यान देना पड़ेगा। कारीगर को दो, आप उन्हें मकान बना के दो, आप फ्री दीजिए मकान, कारीगर को दीजिए, और उससे एक बॉन्ड भरा लीजिए कि भाई आपको यही काम करेंगे तो आपका मकान ये रहेगा, नहीं करेंगे दूसरा काम छोड़ देंगे, मकान वापस देना पड़ेगा। तो वो आदमी उसी में लगा रहेगा, उसको तरक्की करेगा, कोशिश करेगा कि इसको मैं बढ़ाता चला जाऊँ, तब इससे ये बेनिफिट होगा इसको, और अदरवाइज़ तो नहीं होने का। तो सहारनपुर के निर्माताओं और एक्सपोर्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सहारनपुर के देखिए निर्माताओं को और एक्सपोर्टर को मेरा संदेश सबसे बड़ा ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इंडस्ट्री को नुकसान है। जैसे मेरे शहर के जो छोटे कारीगर हैं वो सप्लायर बनते हैं, भाई आज वो छोटा कारीगर है, उसने 2 कारीगर अपने पास और बिठाए तो वो माल बनाना शुरू कर देता। जब वो माल बनाता है तो वो यहाँ अपने सहारनपुर के आदमी को तो सप्लाई देना नहीं चाहता, वो मुरादाबाद वाले को देगा, दिल्ली को देगा, दिल्ली वाले और मुरादाबाद वाले चीटिंग करते हैं। फिर उनके साथ में क्या करते हैं, उनसे माल मंगा लिया, थोड़ा सा एडवांस दिया, माल बन गया, अब उसमें उनको नखरेबाजी दिखाएंगे, उनका पेमेंट तोड़ के देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे मेरा कहना ये है कि अगर मेरे यहाँ के लोकल बैंकर्स, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी दे दे, उन्हें लोन दे काम करने के लिए, वो यहीं अपना सप्लाई करके यहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़े, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़े। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में मेरे शहर को फ़ायदा नहीं होगा। जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी स्टेट की इंडस्ट्री है, अगर वो हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे सहारनपुर से तो वो सारा बेनिफिट सहारनपुर को मिलेगा। और अगर मैं उस माल को बेचकर दूसरे को मान लो दे देता हूँ, मैं मुरादाबाद को दे दिया, बरेली दे दिया, इधर दे दिया, कैलकाटा दे दिया, तो वो तो उनको बेनिफिट मिला ना, मेरा बेनिफिट उन पर चला गया।
तो इसलिए मेरा ये कहना है कि यूपी गवर्नमेंट को तो उन इंडस्ट्री पर जो एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री स्टेट की हैं उन्हें वो काम करने चाहिए कि वो स्टेट को उसका बेनिफिट मिले, ना कि दूसरी अदर स्टेट को मिले। तब हम लोग कामयाब हैं, फिर हमारी स्टेट का जो है फ़ायदा होगा। ये मेरा संदेश। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी, जो मुख्य प्रश्न है, आपने इस काम की शुरुआत कब की और थोड़ा इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? देखिए, वह तो ओरिजिनली मैं सहारनपुर से हूँ ही नहीं, मैं तो मेरठ से हूँ और ये मेरी ससुराल है सहारनपुर। यहाँ मैंने अपने ससुर से ये काम सीखा। उनकी फ़र्म का नाम, मेरे ससुर का नाम था शेख अब्दुल मजीद, उनकी फ़र्म होती थी शेख अब्दुल मजीद एंड ब्रदर्स। और 70 में जब मैं यहाँ आया हूँ, 69 में मेरी शादी हुई थी, 68 में, और मैं 70 में सहारनपुर माइग्रेट हुआ था, तो मैंने उनसे काम सीखा ये, इसकी अच्छाई इसकी बुराई। वो इतने फेमस थे अपने काम में कि वो क्वालिटी मास्टर कहलाते थे, मतलब सहारनपुर के, उनसे बढ़िया कोई माल नहीं बनाया करता था। तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि भाई काम को दो तरीक़े हैं बिज़नेस के, क्योंकि मैं बिज़नेसमैन नहीं था, मैं तो स्टूडेंट से सीधी शादी और यहाँ आ गया। तो उन्होंने ये दो फार्मूले बताए थे कि बिजनेस के दो फार्मूले हैं। मैंने जी क्या कि एक तो है पैसा जमा पैसा और एक है पैसा जमा नाम। मैंने ये समझ में नहीं आया, डिटेल में बताओ, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो, पैसा जमा पैसा का मतलब ये होता है उल्टा सीधा कच्चा पक्का, जैसा माल है बनाओ, फटाफट बिक भी जाएगा, सस्ता होता है और उससे पैसे ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन कोई तुम्हें जानेगा नहीं। और पैसा जमा नाम वो ये है कि आप क्वालिटी में काम करो, उससे कारीगर का भी भला होगा, उसको अच्छा पैसा मिलेगा उसकी काम करने का, और तुम्हें भी उसका मुनाफा तो कम मिलेगा। क्वालिटी में माल में मुनाफा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ में नाम मिलेगा, और जो कमाई जो है वो नाम की होती है, वो हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए मैंने तो ये सोचा कि भाई मुझे ज़्यादा वो थी नहीं मोहब्बत पैसे से, मैंने कहा जी पैसा जमा नाम पे काम करेंगे हम, तो उसी पर चल रहे हैं आज तक। हमारा हमेशा यही रहा कि हमें क्वालिटी बनानी है, वो चीज़ बनानी चाहिए जो दूसरा ना बनावे। और ये भी चैलेंज है। फिर इस पीरियड में मैंने ये भी सीख लिया कि दुनिया की कोई आइटम रिलेटेड टू द हैंडीक्राफ्ट ऑफ वुड कार्विंग, कहीं की भी, जो दुनिया में कहीं ना बनती हो, यहाँ लेकर आओ, मैं बनाऊँगा। तो ये चैलेंज है। तो सहारनपुर में आपका जो नाम है बहुत फेमस एक्सपोर्टर्स के नाम से जाना जाता है, तो जब आपने काम की शुरुआत की तो बहुत उतार चढ़ाव भी होंगे, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, उतार चढ़ाव तो ये है कि इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, करीब 400 साल पुरानी, मुग़लों के पीरियड की इंडस्ट्री है ये। और ये इंडस्ट्री जब यहाँ आई थी तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई है सहारनपुर में, जो लकड़ी की, आज तो प्लास्टिक के कॉम बनते हैं, तो वो लकड़ी की कंघी बनानी शुरू हुई थी, वहाँ से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है। और ये लोग सब इधर काबुल साइड से आए थे ये लोग, तो इसलिए ये सहारनपुर रास्ते में पड़ा, तो यहाँ आके इन्हों ये रुक गए और यहाँ इन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद में इसका डेवलपमेंट जो है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ हमारे ऊपर काबिज़ हो गए इंडिया पे, ये कंपनी जो अपनी थी ब्रिटिशर्स की, और इसका हो गया, तो ये लोग शौकीन थे और इन पे पैसा होता था। तो हमारे यहाँ फिर क्या हुआ, शुरू सहारनपुर में ये जो सेंट के बॉक्सेस बनने शुरू हुए, छोटा बॉक्स बनाया उसमें सेंट का, और ये सब कलकत्ता में जाते थे बेचने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स कलकत्ता में बेस हो गए थे। तो उस समय परिवहन की व्यवस्था कैसी थी? परिवहन तो बस यही था, बस ये लोग कैसे जाते थे वो तो नहीं मुझे पता, मतलब बहरहाल, लेकिन इनकी जद्दोजहद है। हमारे जो बुज़ुर्ग हुए, जो आज से 200 साल पहले हो गए, 300 साल जिन्हें गुजर गए, अब तो जिस ख़ानदान से ये काम शुरू हुआ था सहारनपुर में, वो तो अब ख़त्म ही हो गया, पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, यहाँ से है ही नहीं कोई भी, मतलब। तो देखा जाए तो कितने लोग इस काम की शुरुआत स्टार्टिंग में हमारे सहारनपुर से की गई थी, कितने लोग? नहीं, शुरुआत में तो मतलब 1-2 ही खानदान लगे, मतलब उनके फिर बच्चे हो गए, कुछ वो मिलते चले गए, फिर उनके साथ में कुछ जो काम सीखने वाले थे वो कारीगर बनते चले गए, तो उससे थोड़ा सा ये ख़ानदान बढ़ता चला गया। आज तो इस ख़ानदान को इतना बड़ा हो गया है कि आज पूरे सहारनपुर, ज़िला सहारनपुर की ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये रिज़र्व बैंक ऑफ सहारनपुर है। सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री जो है, पूरी इकोनॉमी सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री पर चलती है। अगर सहारनपुर वुड कार्विंग इंडस्ट्री में काम अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो यहाँ कपड़ा भी खूब बिकेगा, यहाँ हौजरी का काम भी बढ़िया चलेगा, सुनार की दुकानें भी बढ़िया चलेंगी, और प्रॉपर्टी के काम भी, सब अपने घर बनाने के लिए मकान खरीदें, सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है बिजनेस सहारनपुर का। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि अगर हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट का काम अच्छा रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार होता है। थोड़ा नहीं, बहुत सुधार होगा।
अगर ये एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, देखिए एक्सपोर्ट से तो भाई फॉरेन करेंसी के हर कंट्री को ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं अगर मेरा मुल्क कहीं से भी कुछ ख़रीदेगा तो उसे डॉलर चाहिए ख़रीदने के लिए। डॉलर कहाँ से आएंगे? हमारे यहाँ तो पैदा नहीं होगा डॉलर, हमारे यहाँ तो रुपया पैदा होगा ना। डॉलर वो तब पैदा होगा जब हम अपनी बनी हुई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें डॉलर मिलेंगे। बल्कि गवर्नमेंट हमारी सोचती नहीं है, प्लानिंग नहीं है कोई गवर्नमेंट की। मैं 2 दफ़ा चाइना विज़िट कर चुका इसी इंडस्ट्री के काम से, अपने वुड कार्विंग के। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो अजीब व गरीब चीज़ है। क्या था, मैं एक चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट में गया, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से तस्बीह जो होती है, मुस्लिम्स पढ़ते हैं जो है, ये लकड़ी की तस्बीह ख़रीदता हूँ और इसको मैं बेचूँगा। तो मैंने वहाँ जब बात करी मैन्युफैक्चरर से वहाँ, तो उन्होंने कहा साहब अगर आप डॉलर में हमें पेमेंट दोगे तो हम आपको 10% डाउन देंगे रेट। मैंने कहा ये क्या बात भाई, ऐसा क्यों? कहने लगी जी अगर आप हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट, हमें एडिशनल डिस्काउंट और देगी हमें, यानी हमें करीब 15% देगी गवर्नमेंट, और उसमें से 10% हम कस्टमर को दे देंगे ताकि हमारा माल ज़्यादा बिके और सस्ता हो जाए उसके लिए। तो यही पॉलिसी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये पॉलिसी होती थी, उसको ख़त्म कर दिया। अरे भाई इंसेंटिव दोगे अगर बनाने में, और वो एक्सपोर्टेबल आइटम है तो उसको तो इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होगा कि इंसेंटिव से जो मैन्युफैक्चर है उसका तो वहाँ घाटा पूरा हो जाएगा, उसे घाटा नहीं होगा, और वो माल सस्ता होकर मार्केट में फिर वर्ल्ड में जाएगा, कंपटीशन में वो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा रिवेन्यू जो फॉरेन करेंसी का मुल्क में आएगा, मुल्क का फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, सरकार से आप डिमांड करते हैं? हाँ, मैं डिमांड करता हूँ सरकार से। और सरकार को सबसे बड़ी बात ये, अब आप जो है इस वक्त जो है टेक्निकल ज़माना आ गया, हाथ के ऊपर डिपेंड ना होकर हम लोगों को भी टेक्निकल बनना पड़ेगा। मेरी अब सोच ये है, सबसे बड़ी डिमांड मेरी इस वक्त की ये है कि जो अभी हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है शकुम्बरी में, मैंने उस वक्त जब ये योगी जी यहाँ आए थे लास्ट ईयर, मैंने तब भी उनसे कहा था और बल्कि रिटन में मैंने दिया था कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्पेशल डिपार्टमेंट बनाओ। क्या बनाओ? डिपार्टमेंट वुड कार्विंग एंड स्कल्पचर, इसका एक अलग शोबा डिपार्टमेंट बनाओ और वहाँ एडमिशन्स करो बच्चों के और उन्हें हम सिखाएं ये वुड कार्विंग का, और फिर वो पढ़े लिखे आर्टिज़न हमारे इस काम में लगें। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आर्टिज़न जब काम को बनाएगा, आइटम को बनाएगा, तो उसका अपना अलग ही एक लुक होगा। इस प्रस्ताव पर आपको क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन तो दिया था, लेकिन वो आश्वासन अब देखते हैं क्या होगा। आश्वासन तो है, अभी भी सोच रहा हूँ कि अब यहाँ वो आ गए, इसके रजिस्ट्रार आ गए हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे मिलने के लिए जाऊँगा 10-15 दिन में, उन्हें फिर याद दिला के आऊँगा भाई हम ये चाहते हैं, इसमें आप डिपार्टमेंट ये रखो, हमसे जो हेल्प चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से ही हम तो हेल्प, हर एक चीज़ को, उस काम को, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसको देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जिससे मेरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। मेरे इस काम में जुड़े हुए जितने भी आर्टिज़न हैं, कारीगर हैं, एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, उनको बेनिफिट होना चाहिए, ये सोच है मेरी, और इस सोच के ऊपर ही काम करता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा हमारी बातचीत हो रही थी सहारनपुर के जाने माने एक्सपोर्टर से। तो आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर्स हैं, अगर किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।